Hello guys, welcome to my channel and you can see today's we are discussing UP SSC लेखपाल 2026 and this is your model paper second। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इससे पहले मैंने आपका एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ फर्स्ट वाला, ये आपका सेकंड हो जाएगा और इसमें भी हम वही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही हाई स्कोरिंग आपके यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिर हमारा यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोग विजिट तो करते नहीं यार, एक बार विजिट करिए तो पूरा लेक्चर लीजिए तो आप सच में आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ लेखपाल का आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं यार। बहुत ही स्कोरिंग नंबर ये वाले हैं और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम भी आएगा, यकीन मानिए। अगर आप मेरी सीरीज़ को पूरा ही देखेंगे, जब मैं प्रैक्टिस सारे करेंगे ना, तो डेफिनेटली 50 से 55 नंबर से यहाँ पक्के, मैं सच बता रही हूँ, पक्के नंबर समझिए, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग नंबर यहाँ पर स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है ना, तो इन्हीं को हम देख रहे हैं। ठीक है, एक बार करिए तो विजिट आप लोग, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में और बिल्कुल डरिए नहीं, लेखपाल का एग्ज़ाम है तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। देखिए पहले हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन लिए हुए हैं, देखिए पढ़िए फिर आंसर दीजिए इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा फर्स्ट, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है, जो आपका विजुअल प्रकाश क्रम होता है, विजुअल आपको पता है इसमें 7 कलर्स होते हैं, तो क्या हरा होता है, बैंगनी होता है या फिर नीला या फिर आपका लाल होता है। तो याद रखना जो राइट वाला कलर होता है, लाल कलर में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखना इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी इसकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज योर प्रैक्टिस सेट। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आपने डिटेल में सब्जेक्ट कवर कर लिया होगा, अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। यहाँ पर पर्यावरण का क्वेश्चन सेकंड है कि पर्यावरण जो है ना एक अविभाज्य समष्टि है, यानी कि ऐसा पर्यावरण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसकी रचना जो है ना वो क्या कहलाती है। तो इसकी रचना में देखो भौतिक तंत्र आता है, बिल्कुल सही है। जैविक तंत्र से मिलकर बना होता है, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से मिलकर बना, ये वाली बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर सभी सही है, इसका मतलब एक बार फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, इन तीनों ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो चौथे में दिए गए हैं, तो हम इसको सटीक मान लेंगे कि भौतिक भी है, जैविक भी है एवं सांस्कृतिक तत्वों वाला पारस्परिक, यानी कि पारस्परिक जो है ना क्रियाशील तंत्र है। यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो याद रखना ये भी आपका लाल रंग हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई आपने हरी सब्जी उगाई है खेत में और रात में अगर उसमें लाल कलर का बल्ब टांग देंगे ना, बल्ब लगा देंगे, तो सब्जी जो है ना आपकी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखना पृथ्वी के जो चारों ओर गैस का समूह है ना उसको हम वायुमंडल कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, यानी पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो धारणीय विकास, अगर आप धारणीय विकास करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा। वनोन्मूलन, वृक्ष, अगर आप वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाएंगे तब भी पर्यावरण की सुरक्षा होगी। कागज के थैलों का यूज़ करेंगे तब भी आपको पर्यावरण की रक्षा होगी। यहाँ पर बोला है कि ऐसी कौन सी चीज़ करेंगे जिससे पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी। तो अगर आप वन का उन्मूलन करेंगे, यानी कि वनों को काटेंगे, तो वो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए आवश्यक जरूरी है कि जैव विविधता का संरक्षण भी करिए, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण करिए, निर्धनता को निर्धन यानी जो गरीबी है ना उसको कम करिए। तो यहाँ पर हमारे सभी सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ओके, यह प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, जिस दृश्य स्पेक्ट्रम में जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 400 से 700 के बीच होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सेकंड में क्या लिखा है, अल्ट्रा वायलेट ए तथा यूवी वी विकिरण अल्ट्रा वायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक होती है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा परावैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा सही ऑप्शन देखते हैं, पहला और तीसरा, यानी कि हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, यानी कि भौतिक वातावरण में क्या नहीं आता है। तो भूमि तो आती है, मिट्टी भी आती है, खनिज भी आती है, लेकिन बस्तियां नहीं आती, क्योंकि बस्तियां जो है ना वो आपकी मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही नहीं होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए एक बार पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखो, जो आपका पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण में डिवाइड किया गया है, अब सांस्कृतिक पर्यावरण को भी आगे डिवाइड किया गया है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में याद रखना, सामाजिक पर्यावरण आता है, आर्थिक पर्यावरण आता है, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण आता है, लेकिन व्यवहारिक पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो ऐसी वायुमंडल की परत कौन सी है जहाँ पर रेडियो और टेलीविजन जो है ना, वहाँ पर उनकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है? तो याद रखना, जो आपका आयन मंडल होता है वहीं पर आपके रेडियो या फिर टेलीविजन की सैटेलाइट जो है ना वो लगाए जाते हैं। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हमने अभी इसका एनवायरनमेंट का खत्म कर दिया है। ठीक है, देखो 10 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन हर जो जिसके जितने आने हैं उसी हिसाब से एक पैटर्न आपको बना के दे रही हूँ कि ऐसे ही एग्जाम में आएगा, ताकि आपको एग्जाम एकदम अलग अलग सा ना लगे ना। जब एग्जाम में बैठे हैं हॉल में तो आपको ऐसा लगे कि हमने ये जो है ना मतलब पैटर्न देखा ही नहीं, उसी पैटर्न पर मैंने बनाया हुआ है। इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है? तो याद रखना, जो अलवार महिलाएं हुआ करती थीं, वो जो भी अलवार जो संत हुआ करते थे वो विष्णु के पुजारी हुआ करते थे। किसके? विष्णु के पुजारी हुआ करते थे। वहीं आपके जो नयनार हुआ करते थे, नयनार, वो आपके भगवान शिव के पुजारी हुआ करते थे। किनके? भगवान शिव के पुजारी हुआ करते थे। तो याद रखना, यहाँ पर अलवार यानी कि विष्णु पुजारी पूछी गई है महिला। तो जो आपकी अंडाला थी ना, अंडाला आपकी भगवान विष्णु की पुजारी और अलवार महिला संत थी। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अंडाला वाला। नेक्स्ट है, इनमें से हानूश नाटक के लेखक कौन है? तो याद रखना, जो भीष्म सहानी है ना, वो आपके हानूस नाटक के लेखक हो जाएंगे। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? तो याद रखना, जो रविदास थे इन्होंने बेगमपुरा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 2005 में मिला था। इनको याद रखना, ये कुंवर नारायण के बारे में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कुंवर नारायण को 2005 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप ज्ञानपीठ लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? हिंदी का क्वेश्चन है। तो देखो, भारती सरस्वती को कहते हैं। भारती किसको कहते हैं? अगर आपके घर में किसी का नाम भारती है तो आप समझ जाइए वो कौन है, वो सरस्वती माता के ऊपर उनका नाम रखा गया है। यहाँ पूछा गया लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये फिर यही हो जाना चाहिए ना। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। चंचला, अगर आपके घर में किसी का नाम चंचला है तो इसका मतलब वो लक्ष्मी का रूप है। किसी का नाम अमला है तो वो लक्ष्मी का रूप है। इंदिरा नाम है तो वो भी आपका लक्ष्मी का रूप हो जाएगा। ये चारों चारों आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लेकिन भारती यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 नंबर का। इस चिन्ह, जो ये चिन्ह दिया गया है ना ब्रैकेट में, को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ये आपका अर्ध विराम चिन्ह होता है। अर्ध विराम इस चिन्ह को कहते हैं। पूर्ण विराम आपका ऐसे होता है, निर्देशक आपका ऐसे होता है, और अल्प विराम आपका सिर्फ कॉमा की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज हियर, आपका हो जाएगा, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो याद रखना, जो सिख गुरु 5वें थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की का संकलन किया था, गुरु अर्जुन देव। और ये कौन से नंबर के गुरु हैं? तो ये 5th नंबर के हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसका उच्चारण स्थान औष्ठ्य होता है? तो याद रखना, कचट तप पा वाली लाइन जो होगी, यानी पा फा बा वाली लाइन जो है ना, वो आपकी पूरी पूरी औष्ठ्य में जाएगी। यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो पै हमारा लिखा हुआ है डी। आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणनावाचक में गिनतियाँ होती हैं, कैलकुलेशन होती है, 1 2 3 4 ऐसे गणना करते हैं। तो देखिए कहाँ पर लिखा है, क्या तीसरा नहीं भाई, तिगुना नहीं, तीनों नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजन से मिलकर बना होगा। तो ढ नहीं है, श नहीं है, ढ नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए कहाँ पर 4 ही होते हैं, कषय, यह है ना का और प्लस शाह से मिलकर बना होता है आपका कषय। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखेंगे हम, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत मतलब 5 अमृत। तो यहाँ पर जहाँ पर नंबर आ जाए कोई, वो आपका द्विगु समास हो जाता है। यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, 8 कवि आते हैं। उन कवियों में गोविंद स्वामी हैं, सूरदास हैं, छीत स्वामी हैं, लेकिन आपके हरिदास नहीं है। सी यहाँ पर गलत हो जाएगा।
अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इनमें से कौन सी बोली हिंदी 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 भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो याद रखना, आपकी बांगरू आती है, कन्नौजी आती है, अवधी आती है, लेकिन तेलुगु जो है ना वो आपकी नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नहीं पूछा गया है, तो डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव हमारा दिवाली है, द्विवेदी है, दूलिका है, फिर धात्री है। तो यहाँ पर जो दिवाली है ना वो हमारा तद्भव हो जाएगा, बाकी द्विवेदी आपका तत्सम हो जाएगा, दूलिका आपका तत्सम है, धात्री आपका तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमारा मैंने पुस्तक पढ़ा, नहीं भाई शुद्ध कैसे हो सकता है, पढ़ने में गलत आ रहा है। राम के अनेकों नाम है, ये भी अशुद्ध है। मैंने पुस्तक पढ़ी, हमारा यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा सी वाला। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके वो थे बीजी खेर, आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है। तो भारोपी परिवार में आपकी हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, लेकिन मलयालम नहीं आती है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि भारोपी परिवार में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए हैं, देखिए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया, तो किसने किया था, क्या रूस ने, ब्रिटेन ने, या फिर यूएसए ने, या फिर आपका जापान ने। तो याद रखना, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है ना, डिजिटल कंप्यूटर का जो आविष्कार है ना वो आपको किसने किया है, तो यूएसए ने किया है, यूएसए यानी कि अमेरिका ने। अच्छा, इसकी व्याख्या लिखी हुई, एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या है, कि डिजिटल कंप्यूटर द्वि आधारित पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, 0 नंबर होता है और 1, यानी कि 2 0 और 1 नंबर होता है का उपयोग होता है। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो जो कंप्यूटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस की व्याख्या भी इसमें रखी हुई है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है वो चार्ल्स बेबेज हैं। याद रखना, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आपके चार्ल्स बेबेज आ जाएंगे, आंसर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखिए इनकी व्याख्या भी यहाँ पे लिखी हुई, कब इन्होंने आविष्कार इसका किया था। तो याद रखना, ब्रिटिश गणितज्ञ हैं, ये ब्रिटिश के थे, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का जनक माना जाता है। तो हमारा आंसर आपने देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो याद रखना, जो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखना, यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। इसकी भी व्याख्या लिखी हुई है, इसको और ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के छोटे टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। तो ये भी याद रखना कि आईसी चिप जो है ना, इसका जो निर्माण है ना वो जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5th नंबर का, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है। गणना वाला यानी कि कैलकुलेशन करने वाला की मशीन कौन सी थी, तो वो आपकी अबेकस थी। आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, इसकी भी व्याख्या, क्या व्याख्या में लिखा है कि अबेकस को संसार का पहला, पूरे संसार का पहला गणना यंत्र माना जाता है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोनिया में किया गया था। यह आज भी यूज़ में, प्रयोग में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना उसमें डिजिटल संकेतों का यूज़ होता है, ठीक है, एनालॉग संकेतों का भी यूज़ होता है, यानी कि हमारे यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या लिखी हुई है, इसमें क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ लेते हैं एक बार। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत और इनपुट आउटपुट के लिए आपके एनालॉग संकेतों का यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया। तो याद रखना, आपकी एक इंटेल नामक कंपनी थी, इंटेल जो है ना, इस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था।
1970 में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। अगर व्याख्या में आगे देखते हैं, आईबीएम है। आईबीएम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी है। आईबीएम क्या है? एक कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बारे में लिखा, हाँ लिखा हुआ आईबीएम, देखिए फुल फॉर्म भी लिखी है। आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क एक तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसको भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जो वर्तमान में हमारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, जो हम प्रयोग करते हैं उनमें क्या चीज़ यूज़ होती है। तो याद रखना, SSIC नहीं, MSIC नहीं, BLSIC नहीं, बल्कि ULSIC का यूज़ होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। अच्छा, ULSIC क्या होता है? तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए व्याख्या। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तो पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो वो आपकी लेडी एडा अगस्ता हैं। लेडी एडा अगस्ता हैं, इनको प्रोग्रामर पहला, विश्व का पहला, संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। और ये शिष्या किसकी थी? तो चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, ठीक है। यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है कि चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, इसीलिए इन्हें हमने क्या कहा? प्रोग्रामर कहा। अगली पीढ़ी के जो अब देखो, अभी जो वर्तमान में कंप्यूटर चल रहे हैं उनकी आगे की बात की जा रही है, उसमें तो ULSIC जो यूज़ होता था, प्रयोग होता था। लेकिन जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI यूज़ होगा, ये याद रखना, AI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने बोला कि AI यूज़ होगा। अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल GK एंड GS के, ठीक है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारे पास सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो याद रखना, सबसे अधिक आपकी क्रियाशील धातु है, दो होती हैं आपकी, पोटेशियम होती है और सोडियम। एक होती है पोटेशियम, एक होती है सोडियम। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन सोडियम का ही दिया गया है, तो आप सोडियम लगा दीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील, अगर सोडियम और पोटेशियम आपके पानी या फिर हवा के संपर्क में आ गई तो भाई आग पकड़ लेती हैं बहुत जल्दी से। तो अच्छा, ये रखी फिर किस में जाती हैं? तो ये आपके कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है, उसमें रखी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसका मतलब Hg का मतलब क्या हो जाएगा? तो Hg का मतलब यहाँ पर मरकरी से होता है, कि मरकरी जो है ना यहाँ पर Hg को डिनोट करती है। आंसर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? यानी कि ऐसा बंदरगाह भारत का है जो लोहे का जो अयस्क होते हैं उनका निर्यात करता है। तो वो मुर्मुगांव बंदरगाह है, जो कि आपके गोवा में है। कहाँ पर है? तो गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो वो आपका गुलाम वंश का था, यानी आंसर सी इज करेक्ट है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के खर्च करने के बाद उपलब्ध होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऐसा धन जो आपने घरेलू खर्च कर लिया, आपने इनकम टैक्स भर दिया, उसके बाद में जो बच गया आपकी पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से, उसको क्या कहेंगे? तो भाई जो बच गया उसको हम बचत कहेंगे। आंसर हमारा ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन बस समझने की बात थी, आंसर तो आपका एकदम उसमें क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो वो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर। कहाँ पर लिखा हुआ? तो डी में लिखा हुआ, डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, तो वो RBI के पास होती है। हमारे देश में जो भी फॉरेन से जो करेंसी आती है, या फॉरेन से करेंसी आती है, रेमिटेंस वगैरह होती है, उसका कहें तो संरक्षक और उसका प्रबंधन कौन करता है? तो RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर लिखा हुआ है? SBI नहीं, वाणिज्यिक बैंक नहीं, हमारा यहाँ पर हो जाएगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो देखो यहाँ पर कौन सी नहीं की गई है? चित जत्था भय शून्य, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। कदम कदम बढ़ाए जा, ये नहीं की है, तो यही आंसर फिर होगा। एकला चलो रे, हाँ ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। और क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए, आमार सोनार बंगाल, हाँ ये भी लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो आपकी रचना है ना, वो ये नहीं है कि एक कदम कदम बढ़ाए जा, ये इनकी नहीं है। याद रखना, आपको इन तीनों के अलावा कौन कौन सी? आमार सोनार बंगाल, एकला चलो रे, चित जत्था वह शून्य के अलावा
जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको भारत के राष्ट्रगान के लिए भी जाना जाता है, और इनको गीतांजलि के लिए 2000 सॉरी दो 1900 कितने में 1913 में 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। वहीं 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ठीक है, नाइटहुड की। वहीं इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग में MICR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तो कहूँगी रट लीजिए। MICR जो है ना बैंक में यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो याद रखना मैग्नेटिक इंक रिकग्नाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए मैग्नेटिक इंक कलर नहीं भाई, कलर नहीं, यहाँ पर सी से मतलब होगा कैरेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ठीक है, तो जो बैंकिंग में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका बरेली में है। जो पशुओं के लिए चिकित्सा, पशुओं का जो हॉस्पिटल है रिसर्च के लिए, वो आपका बरेली में है, उत्तर प्रदेश के बरेली में है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर इसको काट दीजिए इतना, ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। घुमंतु पशु चारण यानी कि नॉमैडिक हेरडिंग में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक और के लिए मारो। अच्छा, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो घुमंतु पशुचारण करते हैं वो चरवाहे जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्गों से भ्रमण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, अपने जानवरों के लिए पानी चाहिए और चारा चाहिए होता है, इसी वजह से एक स्थान से वो दूसरे स्थान जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आश्रय नहीं है, पैसों के लिए भाई नहीं जाते हैं, अपने जानवरों के लिए उन्हें पानी चाहिए होता है और चारा चाहिए होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो जीव जो है ना वो तो आपका जैविक घटक हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश अजैविक है, जल अजैविक है और मिट्टी अजैविक है। तो यही पूछा गया कि इनमें से जो है ना वो आपका अजैविक नहीं है, तो जो जीव है ना वो आपका अजैविक नहीं बल्कि जैविक हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्र कंट्री है, देश है, यानी कि आपकी लैंड लॉक्ड, यानी कि चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरी हुई है, ना कि कोई पानी वहाँ पे मतलब कोई वाटर बॉडी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। तो आपका जो बेल्जियम है ना वो उसके चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल से कौन के कैफ गोल्ड संबंधित है, कौन के कैफ गोल्ड संबंधित है। तो याद रखना अपना जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल से ये शब्द आपका संबंध रखता है। ओके, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो सफ़ेद शहर आपको उदयपुर को कहते हैं कि वाइट सिटी, उदयपुर इन राजस्थान। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में है। तो ये आपका कहाँ पर है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं भाई, जो चरकुला नृत्य है ना वो आपके ब्रज वाले एरिया में होता है, ब्रज में। ठीक है, ब्रज में, ठीक है, जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ था। तो पहला गलत हो गया। सेकंड क्या कहता है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों को गाती हैं। बिल्कुल, ब्रज में कृष्ण ही थे तो ब्रज में कृष्ण के गीतों को गाती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो अनुसूची वो कौन सी हो जाएगी आपकी, अनुसूची 5 और 6 हो जाएगी, जहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है। यहाँ पर हमारा आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो आपका स्थल मंडल कहलाता है, स्थल मंडल, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 30 नंबर का है, प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं
एंटी साइक्लोनिक बात कर रहे हैं। एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ जो है ना ठंडियों में, यानी कि शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। और वायु ताप निम्न होता है, बिल्कुल ये बात सही है। वायु ताप निम्न होगा और वायुमंडलीय दाब जो है ना वो उच्च होगा, तब हमारी एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ शीत ऋतु में बन जाएंगी। ठीक है। कारण क्या कहता है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप, यहाँ पर ताप लिखा हुआ है, तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। नहीं भाई, निम्न टेम्परेचर से कैसे बन जाएंगी? ठीक है, आंसर हमारा कारण यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि कथन पहला तो सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैफिन द्वीपी किस देश में, जो बैफिन द्वीप है ना वो किस देश में स्थित है? तो वो कनाडा में है। कहाँ पर लिखा हुआ है? कनाडा। कनाडा यहाँ पर हो जाएगा डी। आप याद रखना, जो आपका बैफिन नाम का आइलैंड है, एक बार क्या करना, आप मैप में देखना बैफिन कहाँ पर है, बैफिन जो आइलैंड है वो कहाँ पर है, तो आप कनाडा में देख पाएंगे, कनाडा में स्थित है। ठीक है। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन गाइज, एंड थैंक यू अटेंडिंग दिस सेशन। एंड प्लीज़ गाइज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को बढ़ाइए, मुझे खुशी होगी। क्योंकि देखो, प्रिपरेशन हाँ मैं भी कर रही हूँ लेखपाल के लिए, और आप भी कॉम्पिटिशन में आप भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, तो ऐसी तैयारी हमारी आपके आसान बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपकी भी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। कहीं से भी आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया है फिर भी प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए। आपका बिल्कुल पढ़ने का मतलब कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस जो है ना आप आराम से कान में एयरबड्स लगाइए, कान में ब्लूटूथ लगाइए, और इसको सुनकर भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को पढ़ के बता देती हूँ, तो आप सुनकर भी इसको ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ईजिली। ये बहुत ही आसान तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। आप कोई भी काम करते रहिए और ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मुझे सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइज। यानी आपका बेनिफिट तो हो ही रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेनिफिट तो होगा ही होगा आपका। सो थैंक यू गाइज, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।